हेलो फ्रेंड, आवाज आ रही है सभी को? यस, वेलकम फ्रेंड, वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? आ जाएं सभी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत सभी का। बताएं फ्रेंड, एम आई ऑडिबल और विजिबल? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए फ्रेंड, स्वागत है स्वागत है। तो जो भी नए मित्र हमारे साथ आए हैं, उन नए मित्रों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यस, स्वागत है स्वागत है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ न्यूटन की गति के नियम। यस, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हमने काफी इसको पढ़ा, काफी अच्छे ढंग से इसको कवर अप भी किया है, और इसको आज हम कंटिन्यू और आगे भी बढ़ाने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। देखिए जरा। यस। तो बताइए, पिछले सेशन का पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, पर घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। यस। तो हम पढ़ रहे थे जड़त्व। क्या पढ़ रहे थे हम? जड़त्व, इनर्शिया। हमारा डिस्कशन जो चल रहा था वो चल रहा था इनर्शिया के ऊपर। यस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जड़त्व, इनर्शिया। और इसके अंदर हम दो टाइप का इनर्शिया पढ़ चुके हैं, या एक ही टाइप का पढ़ा है अभी, जड़त्व इनर्शिया। फिर हमने क्वेश्चन कर लिए थे इसलिए। तो जड़त्व का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध करने के गुण को जड़त्व कहते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, कल भी लिए थे वैसे के वैसे। तो आप डटे रहें, टिके रहें, कॉन्सेप्ट को भी मजबूत बनाए रखें, क्योंकि बिना नींव के हमेशा वो मकान क्या होता है, हिलता डिलता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं आती है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो अपने अंदर ज्ञान की उस ज्योति को जलाना ही पड़ेगा, और उस ज्ञान की ज्योति के जलने के बाद ही हम स्टेबल हो पाएंगे। जड़त्व, इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया का मतलब मैंने बताया था कि ये किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन, वस्तु की अवस्था परिवर्तन में विरोध करने का गुण है। अवस्था परिवर्तन में विरोध करने का गुण है। विरोध करने का गुण है। अवस्था परिवर्तन में विरोध करने का क्या है? ये गुण है, जड़त्व। ये हम डिस्कस कर चुके थे, नो डाउट, नो डाउट। यस यस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो मैंने कहा था इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल टू ओपोज, टू ओपोज the change of position, to oppose the change of position या स्टेज। तो मैंने कहा था ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है टू ओपोज द चेंज ऑफ द पोजीशन, या मटेरियल टू ओपोज द चेंज ऑफ स्टेज या स्टेट। क्लियर? तो जरा सुनिएगा कैसे होगा ये। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम दो तरह से पढ़ चुके हैं। ओहो, स्वागत है फ्रेंड, स्वागत है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी का स्वागत है। हम इनर्शिया के टाइप पढ़ रहे थे, और हमने विराम का जड़त्व पढ़ लिया था। जो पहला टाइप था विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये हमने पढ़ लिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं, विराम के जड़त्व के बाद में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा गति का जड़त्व। यह स्वागत है आपका। दूसरा जो पॉइंट है वो है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व जिसे अपन कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। आज हम इसके बारे में काफी डिस्कशन करने वाले हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन ये क्या कहता है, आपको विशेष ध्यान से सुनना है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? ये क्लास तो रोज होती है, किसको कंफ्यूजन है कि रोज नहीं होती? क्लास तो रोज होती है और डेली इसी वक्त होती है। हाँ, सुनिए, गति का जड़त्व। यस, गति का जड़त्व क्या है? इनर्शिया इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? सुनिए, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है, पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को, फिर इनके एग्जाम्पल को, फिर इनके क्वेश्चंस को करना है हमें। ऐसे डायरेक्ट स्टेप ना रखें, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। और पाँव में छाले पड़ गए तो फिर मैं उन छालों को क्या है, मरहम नहीं लगा पाऊंगा, ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पाँव को धीरे धीरे रखिए। क्लियर? हाँ, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी हम सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। गति का जड़त्व क्या कहता है? गति का जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, इफ अ ऑब्जेक्ट लाई इन द मोशन और कंडीशन ऑफ द मोशन, यदि वस्तु एक गतिशील है, यदि एक वस्तु गतिशील है, यदि एक वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी। गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहना चाहती है, तो वह गतिशील ही बनी रहना चाहती है, बनी रहना चाहती है। कौन? मैं नहीं, ऑब्जेक्ट बनी रहना चाहती है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है, परिवर्तन तभी होता है, तभी होता है जब वस्तु पर, जब वस्तु पर बहावीय बल आरोपित होता है, जब वस्तु पर बहावीय बल आरोपित होता है। नहीं आया समझ में? कहने का मतलब यह है, वस्तु के ऊपर जब बहावीय बल आरोपित होता है, कहने का मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो ही बॉडी अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगी, अन्यथा वो उसी कंडीशन में रहेगी। मैं कहूंगा इफ अ ऑब्जेक्ट, if a object continue in the motion, continue in the motion, continue in the motion, then it will be remains, then it will be remains continue in the motion, continue in the motion, मोशन। क्लियर? पोजीशन और हम कहेंगे सिचुएशन बॉडी की कब चेंज होगी? हम कहेंगे द स्टेज ऑफ द पोजीशन या स्टेज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स चेंज, ऑब्जेक्ट बिकम्स चेंज, चेंज होगी। कब होगी चेंज? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट अपॉन, when external force is act upon, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। गॉट इट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है।
अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं इसके। देखिए, सुनिए, जैसे मैं उदाहरण या फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए, वही जैसे कल वाला भी बताया था कि एक बस है, वो अचानक चल रही है, चल रही है, चल रही है, और अचानक उसको स्टॉप होना पड़ता है, वो रुक जाती है। कोई गाय या कोई भी पशु अगर सामने आ जाता है तो सारे ट्रेवलर आगे की तरफ झुक जाते हैं। सारे जो ट्रेवलर हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं। कारण ये है कि पूरी बॉडी मोशन में थी। सीट का जो कांटेक्ट वाला पोर्शन है बॉडी का, वो तो स्टेबल हो गया, पर ऊपर वाला पोर्शन अभी भी बॉडी जो है मोशन में है, तो ऊपर वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? आगे झुक जाएगा। ऐसे कैसे हॉर्स राइडर भी आगे मूव करेगा। क्लियर? हॉर्स राइडर भी आगे झुक जाएगा अगर अचानक घोड़ा चलना बंद कर देता है तो। ये तो हाँ आए आपके कॉमन एग्जाम्पल। फिर देखो, जैसे मान लो कोई एथलीट है, कोई धावक है, तो वो लॉन्ग जंप करना चाहता है। तो धावक लॉन्ग जंप लेने से पहले क्या होता है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस से दौड़ना शुरू करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस से दौड़ने का क्या कारण है? लॉन्ग डिस्टेंस से दौड़ने का कारण ये है कि बॉडी पहले ही मोशन में आ जाए, और मोशन में आएगा तो बाद में क्या होगा, वो वेलोसिटी जब लॉन्ग जंप करेगा तो वो वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी, वो वेग उसमें जुड़ जाएगा, ताकि बॉडी क्या कर सके, जंप कर सके। तो आशा करता हूं ये तीनों उदाहरण आपको क्लियर होंगे, और ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं। और ये जो लिख रहा हूं इनमें मेरा अनुभव शामिल है मित्रों, और इनसे बढ़कर बताओ बुक्स तो है ही है, पर ये नोट्स आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेंगे। तो देखिए, जैसे मैं कहूंगा, यात्रियों का यात्रियों का यात्रियों का बस में यात्रियों का बस में आगे की तरफ झुक जाना। यात्रियों का बस में आगे की तरफ झुक जाना। आगे की तरफ झुक जाना, ये बताता है कि इसमें कौन सा है, गति का जड़त्व है। द ट्रेवलर मैं कहूंगा इसमें, द ट्रेवलर्स आर मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड when a running bus sudden stop। अगर रनिंग बस है और वो झटाक से बंद हो जाती हैं तो वहां पे रुक जाएंगे। दूसरा पॉइंट सुनिए, क्या ये क्लियर हुआ फ्रेंड, बताइए। घुड़सवार का आगे की तरफ झुकना। घुड़सवार का आगे की तरफ झुकना, कहने का मतलब ये है, a horse rider move forward when a horse is sudden stop। क्लियर? और तीसरा पॉइंट लिखता हूं मैं, एक धावक का जय हिंद जय हिंद जय हिंद, मैं कहूंगा धावक को दीवार लांघने के लिए अधिक दूरी से दौड़ना पड़ता है। अधिक दूरी से दौड़ना पड़ता है। आया समझ में इतना? क्या इतना क्लियर है? कहने का मतलब एक एथलीट है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस से जंप लेगा,
लॉन्ग डिस्टेंस से जंप लेगा। एन एथलीट running from certain distance while taking long jump लेने के लिए वो अधिक दूरी से दौड़ना शुरू करेगा। बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर है? कीजिए थम्स अप एक बार। यस, टेल मी नाउ, कीजिए थम्स अप। यस, तो ये तो था। मैं बता देता हूं जो भी नए आए हैं उनके लिए, विराम का इनर्शिया ऑफ मोशन पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवा रहा हूं मित्रों। पूरी फिजिक्स का यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। पूरी फिजिक्स को आपको कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं मेरी क्लास के माध्यम से, बाय लैंग्वेज समझ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल सकता है, मतलब मिलेगा, पीडीएफ भी मिल रहा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो हाथ से लिखे हुए ई नोट जिन पे मैं अपना विश्वास बहुत ज्यादा रखता हूँ स्टूडेंट के लिए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं साथ साथ में। तो ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप धीरे धीरे समझते रहें, पढ़ते रहें, उससे बेस्ट और कुछ नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं अपन, और नेक्स्ट कड़ी की अगर तरफ अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं थर्ड पॉइंट है दिशा का जड़त्व। क्या है? थर्ड पॉइंट है मेरा दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सुनिएगा, दिशा का जड़त्व का मतलब क्या है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगी। बॉडी अपनी स्वयं डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी कब? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। गॉट इट? तो याद रखिएगा, दिशा के जड़त्व का मतलब है वस्तु की दिशा बहावीय बल के प्रभाव में ही परिवर्तित हो सकती हैं। जो वस्तु की दिशा है वो बहावीय बल के प्रभाव में ही परिवर्तित हो सकती है, स्वयं डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी बॉडी। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है, विशेष रूप से ध्यान रखना। द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट becomes change. The direction of object becomes change. The direction of the object becomes change. When external force is act upon the object. External force is act upon the object. Got it? बॉडी स्वयं अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो बताइए फ्रेंड, क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ?
एक बार थम्स अप कीजिए जरा जल्दी से, और साथ साथ में लिखते रहें। बिना 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 लिखे, बिना हाथ चलाए कभी कुछ मिला है क्या जिंदगी में, बताइए जरा। तो खाली बोलने से या मेरे एक सुंदर चेहरे को देखने से कुछ नहीं होगा। राइट डाउन जरूर करें। क्लियर। तो अगर अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, अगर इनको हम उदाहरण से देखें तो देखिएगा। उदाहरण उदाहरण क्या है कि जैसे कोई बाइक सवार है, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बाइक चालक है, बाइक राइडर है, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करेगा जब वो हैंडल को क्या करेगा, टर्न करेगा। इसका मतलब हैंडल के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज तभी होगी जब फोर्स लगेगा। अगर अपन किसी पत्थर को बांध के रस्सी के माध्यम से अगर उसको घुमाते हैं और अचानक रस्सी छोड़ देते हैं, तो पत्थर का क्या होगा, वही डायरेक्शन उसी सर्कुलर पाथ पे, उसी वृत्तीय पथ पर वो गति करते हुए क्या करेगा, नीचे गिरेगा। तो ये चीजें हमें समझनी है कि बॉडी की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकती। तो मैं इसको एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ही बहुत है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर अपन किसी पत्थर को किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर, किसी पत्थर को किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर, या पत्थर का टुकड़ा ही होगा वो सामान्य, किसी पत्थर को धागे से बांधकर धागे से बांधकर बांधकर वृत्तीय पथ पर गति करवाते हैं, वृत्तीय पथ पर गति करवाई जाती हैं, गति करवाई जाती हैं। और यदि धागे को छोड़ दिया जाए, और यदि धागे को छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए तो वह पत्थर वृत्तीय चाप के रूप में गति करते हुए, वृत्तीय चाप के रूप में गति करते हुए नीचे गिरता है, गति करते हुए नीचे गिरता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने पत्थर को क्या किया, सर्कुलर मोशन दिया, और सर्कुलर मोशन करने के बाद में तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वृत्तीय चाप के रूप में गति करते हुए वह उसी दिशा में नीचे गिरता है। कहने का मतलब है कि जो पत्थर है उसका मोशन क्या हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है। और सर्कुलर होते होते अगर आप धागे को छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने के बाद धागा क्या होता है, उसी डायरेक्शन में, धागे को छोड़ देने के बाद पत्थर उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए नीचे गिर रहा है। तो हम कहेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तभी चेंज होती है जब अगर आप पत्थर को घुमाते हुए क्या करते, अगर उसको ऐसे फोर्सली पुल कर देते, फेंक देते, तो डायरेक्शन चेंज होती। तो ये तो था मित्रों इनर्शिया। आशा करता हूं आपको इनर्शिया बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आया होगा, और इससे प्रश्न जरूर आता है, प्रश्न आता है एग्जाम्पल के माध्यम से। क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कोई बात नहीं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इंसान दौड़ते दौड़ते अचानक बस में चढ़ जाता है, कोई नहीं, कि एक इंसान है वो दौड़ते हुए बस में चढ़ता है, तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा इनर्शिया है। तो आपको बताना है कि इसमें गति का जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। बॉडी पहले भी मोशन में थी और बाद में भी मोशन में ही रहेगी, क्योंकि बस गतिशील है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये घोड़ा जो है वो वैगन को खींच रहा है, तो घोड़ा जो है वो बल लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, आगे बढ़ने के लिए,
तो वो अर्थ के ऊपर लगा रहा है, इससे अर्थ उसे आगे की तरफ पुश कर रही है, धक्का दे रही है। तो ये सब इनर्शिया के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और भी कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इसी मंच पे। आप डटे रहें, आप जुड़े जुड़े रहें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर किसी ने नहीं किया है तो कर लें। और वो जो आपको घंटा दिखाई दे रहा है उधर, बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है, उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मेरा आता है, कोई बात नहीं, तो ओके, आप जैसे ही नया वीडियो आपको मेरे दिखाई देता है तो आप जरूर उसको लर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। कौन सा नियम है? सेकेंडरी रूल, द्वितीय नियम। गॉट इट? हम कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। सुनिए क्या है ये। यस, आगे बढ़ू मैं। आया 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 अटरिया पे कोई चोर आया, आया आया अटरिया पे कोई चोर, देखो देखो। क्लियर है इतना? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है सुनिएगा जरा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन, कल हमने पढ़ा था संवेग में परिवर्तन की दर, हम कहेंगे, यहां मैं कहूंगा कि वस्तु पर कार्यरत बहावीय बल, वस्तु पर कार्यरत बहावीय बल, बहावीय बल संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, वो मोमेंटम में जो रेट ऑफ द चेंज है उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये कैसे हुआ मैं बता रहा हूं। द एक्सटर्नल फोर्स act upon the object is directly proportional to rate of the change in momentum of the object। क्या मतलब है सुनिएगा। कहने का मतलब यह है कि जो F है, एक्सटर्नल फोर्स F प्रोपोर्शनल होगा dp बाय dt। जो भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ये रेट ऑफ द चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो F प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू होता है K dp बाई dt। K 1 माना जाता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, तो dp बाई dt। P इज इक्वल्स टू mv रखने पर हमें डिफरेंशियल करने का मौका मिलेगा। ये d बाई dt P की जगह मैं पुट करूंगा mv, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। क्या होगा सुनिएगा फ्रेंड। जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड, जस्ट 1 सेकेंड। तो वो नहीं करा सकते।
हेलो फ्रेंड, आ जाए जरा, कुछ अर्जेंट था, इमरजेंसी। हम्म। यस। तो देखिए जरा क्या आएगा आगे। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, कभी वेरिएबल का डिफरेंशियल जरूर होता है पर कांस्टेंट का डिफरेंशियल कभी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ m तो कांस्टेंट है तो m बाहर आएगा, और ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m बाहर आया और dv बाई dt, और dv बाई dt को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल्स टू m। अब आप सभी के मन में ये समस्या आ रही होगी कि सर ये पूरा डिराइव हमें क्यों बताया। यस बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, राम राम, बिल्कुल। तो आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये हमें पूरा क्यों बताया। पूरा इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिनोट करता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन किसको बताता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन याद रखना, फोर्स को एक्सप्लेन करता है। किसको? सेकंड लॉ मोशन जो है वो फोर्स को एक्सप्लेन करता है, फोर्स को, बल को एक्सप्लेन करता है। आया समझ में? ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि सेकंड लॉ मोशन फोर्स को एक्सप्लेन करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, हाँ मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूं, वापस देख लो, वापस देख लो जरा। की दर वस्तु पर कार्यरत महावीय बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती हैं, F प्रोपोर्शनल dp बाई dt, और F इक्वल टू अपन करते हैं तो फाइनली F बराबर m में आता है। तो इसे अपन कहते हैं फोर्स, कहते हैं कि ये फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब अगर नेक्स्ट कड़ी में हम इसके उदाहरण की बात करें, तो आप देखते हो कि एक जो क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर, बल्लेबाज या बैट्समैन कोई भी हो, चाहे बॉलर हो, वो कैच पकड़ते वक्त अपने हाथों को क्या करता है, नीचे की तरफ झुका देता है। कोई भी क्रिकेटर है तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग द कैचिंग बॉल अपने हाथ को क्या करेगा, मुंह डाउनवर्ड करेगा, नीचे खिसकाएगा। नीचे खिसकाने का क्या रीजन है? वो नीचे इसलिए खिसकाता है ताकि क्या हो, उसके हाथ, मतलब हथेलियां, और जो गेंद आ रही है, बॉल आ रही है, उसके बीच का कांटेक्ट टाइम जो है वो बढ़ जाए, उनके बीच का कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए। कांटेक्ट टाइम वो क्यों बढ़ाना चाहता है? तो आप देखिए, कांटेक्ट टाइम इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि जैसे dt बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो मुझे बताइए वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी अगर कम होगी तो चोट कम लगेगी, कम इंजर होगा। तो यही रीजन है कि वहां पे टाइम पीरियड घटने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और वेलोसिटी रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चोट कम लगेगी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे, यस, तो मैं कहूंगा एक क्रिकेटर कैच पकड़ते समय, एक क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपनी हथेलियों को, अपनी हथेलियों को, अपनी हथेलियों को, हथेलियों को नीचे की तरफ खिसका देता है। समझ आया लॉजिक? क्या लॉजिक है कि ये क्रिकेटर अपनी हथेलियों को नीचे क्यों लेता है? मैं कहूंगा ड्यूरिंग अ कैचिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल, अ क्रिकेटर, अ क्रिकेटर
मूव डाउन ओवरहैंड तो पता चला आपको क्यों डाउनवर्ड करता है। वो डाउनवर्ड इसलिए करता है ताकि वो क्या हो सके, कम इंजरी हो सके और टाइम पीरियड को बढ़ा सके। दूसरी उदाहरण आप इसमें और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक इंसान है, एक व्यक्ति है, वो अधिक ऊंचाई से एक सीमेंटेड फ्लोर पे कूदता है, मतलब एक सीमेंट की फ्लोर है, सीमेंट की चादर है, बहुत खुरदरी सरफेस है, बहुत ही स्ट्रांग सरफेस है, उस पर जंप कर रहा है। अगर वो उस पे जंप करेगा तो मुझे बताइए उसके पाँव में चोट लगेगी, हड्डियां टूटेगी। तो हम चाहते हैं कि उसकी हड्डियां सेफ रहें, तो हम कहेंगे कि भाई मूर्खता मत करो, आप ऐसे मत करो, आप क्या करो, एक रेतीले टीले पर कूदो। अगर उसे जंप करने को कहा जाए हिप हॉप सैंड के ऊपर, तो हिप हॉप सैंड के ऊपर जब वो जंप करेगा तो उसके पांव सैंड में धस जाएंगे, उसके जो पांव है वो सैंड में धसेंगे, और जैसे ही पांव उसके सैंड में धसेंगे, नो, तो मैं कहूंगा जैसे ही उसके जो पांव हैं वो सैंड में धस जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सैंड के अंदर घर्षण लगेगा और उसका जो मोशन है वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा, और मोशन जैसे ही कम होगा, मोशन कम होने के बाद में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोशन कम होते होते बाद में वो बहुत ही लो वेलोसिटी से बाद में जाकर जमीन से टकराएगा या ग्राउंड से टच होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राउंड का रिएक्शन है वो बहुत ही कम लगेगा तो उसे चोट कम लगेगी। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि न्यूटन्स लॉ मोशन क्या आता है। ये क्रिकेटर वाला कई बार पूछा गया है कि वो क्या करना चाह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वो समय पश्चता करना चाह रहा है, वो टाइम बढ़ाना चाह रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन में। यस, आगे बढ़ू मैं। सरसों से भरे खलियान जहां मैं लौट के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे मेरा गांव जहां मैं लौट के घर को जा न सका, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। यह सुनिए जरा। अब हम इसी कड़ी में देख रहे हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है ये देखो। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है सुनिए। न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि इस प्रकृति में हर क्रिया की एक समान और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये कैसे होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रूल कह रहा है कि प्रकृति में या ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की एक समान, प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत, प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मैं कहूंगा एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, every action have a reaction in the nature, प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन की गति का थर्ड नियम कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं उदाहरण में, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देखिएगा।
इसके उदाहरण कौन कौन से देखें। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे प्रमुख इसका उदाहरण जो माना जाता है वो है नाव। अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो आप बोटिंग के अंदर बोट को क्या करोगे, पानी जो पानी है जहां भी आप बोटिंग करते हो, नदी में, समंदर में, कहीं पर भी, तो आप पानी को क्या करते हो, पीछे धकेलते हो। बोट क्या करती, उतनी आगे जाती। सिंपल सी बात, पानी को आप पीछे धकेलोगे तो बोट क्या करेगी, उतनी ही आगे जाती। तो आपने जो वाटर को पीछे पुश किया वो आपके द्वारा की गई एक क्रिया है, एक्शन है। और बोट का मूव फॉरवर्ड होना रिएक्शन। क्लियर। जैसे मान लो मैं बंदूक से अगर गोली चलाता हूं, बंदूक से या तोप से कहीं से भी अगर गोली दागी जाती, बुलेट फायर की जाती फ्रॉम द गन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो बुलेट है वो तो पीछे जाती, बुलेट जो है वो पीछे जाती है, पर बंदूक सॉरी जो बुलेट है वो तो आगे जाती, पर जो गन है वो पीछे मूव करती। तो कहने का मतलब ये है, बुलेट का नोजल से बाहर निकलना अगर एक्शन है तो गन का बैक या रिकॉइल होना क्या है, रिएक्शन है। तो कहने का मतलब ये एक्शन और रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन की अगर बात करें तो रॉकेट की में क्या होता है, जैसे रॉकेट की मैं बात करूं तो रॉकेट में क्या होता है कि बहुत सारा गैसों का कंबंशन होता है। ये मान लीजिए कोई रॉकेट है, तो ये रॉकेट के अंदर जो गैसें भरी हुई होती हैं, जब वो बर्न होती है तो वो इसकी नोजल से बाहर निकलती है। तो अगर ये एक्शन है तो जितनी गैसें बाहर निकलेगी, रॉकेट क्या होता है उतना ही ऊपर चढ़ता है। तो ये क्या है, रिएक्शन। ये रिएक्शन है। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि वास्तव में हर क्रिया की एक समान और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए जरा, तो मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं कि नाव का पानी में आगे बढ़ना, नाव का पानी में आगे बढ़ना, नाव का पानी में आगे बढ़ना, व पानी को पीछे धकेलना, वो पानी को पीछे धकेलना। कहने का मतलब इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। when we pushes water backward, then boat go forward। तो बोट कहां जाती है, बोट आगे जाती है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना, जो गन है उसका पीछे मुड़ना, बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना, तो मैं कहूंगा रिकॉइल द गन, रिकॉइल द गन। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। रिकॉइल द गन, रिकॉइल द गन। तीसरा मैं पॉइंट बात करूं, तो तीसरा पॉइंट होगा मेरा बंदूक का प्रतिक्षिप्त होने के बाद में रिकॉइल द गन और रॉकेट प्रपल्सन, जिसे अपन कहेंगे रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट नोदन। ये मित्रों एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। आशा करता हूं आपको बहुत ही ढंग से क्लियर हो गए होंगे। तो इनमें संवेग संरक्षण का नियम भी पालना होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करें। अभी हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न के साथ इस कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यस, सुनिए जरा क्वेश्चंस क्या क्या हैं। देखिए जरा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास। हम्म
सुनिए, तो ये हमने किया था कि इनर्शिया क्या है, ये तो कर चुके हैं ये। आगे की ओर क्यों गिरता है, ये भी कर चुके हैं, ये भी हो गया था। एक लड़का बैठा है, वो कहाँ गिरेगा बताइए, ये यहाँ से। कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है या व्यक्त करता है? तो हमने पढ़ा कि वो ऊर्जा को नहीं करता, ऊर्जा को न्यूटन का एक भी नियम नहीं बताएगा, कार्य को भी नहीं बताएगा। जड़त्व आघूर्ण जो है वो घूर्णन गति का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ नहीं आएगा। हम रेखीय गति पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर है हमारा सी, मतलब जड़त्व, इनर्शिया। तो यहाँ पे किसको बताएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, इनर्शिया को बताएगा। गॉट इट? तो न्यूटन की गति का विषय प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इसके अनुसार वस्तु में अपने जड़त्व के कारण अपनी वर्तमान अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति होती है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई फ्रेंड, बताइए जरा, टेल मी नाउ, हरी अप। गॉट इट? यस। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बने रहने की प्रवृत्ति होती है। देखिए फिर क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है एक कण नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, तो बल की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? यस। नहीं 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 नहीं, एक कण है वो सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, सीधा चल रहा है, तो हमें फोर्स की जरूरत नहीं है। फोर्स की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है हमें फोर्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में ना, बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में है, गतिशील है। और अगर वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहना चाहती, बॉडी मोशन में तो मोशन में ही बनी रहना चाहती, तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत कहाँ है? तो इसकी चाल बढ़ाने के लिए नहीं, बॉडी को ये कह रहा है ना नियत चाल से है, तो चाल बढ़ाने के लिए जरूर थोड़ी, चाल चाल तो कांस्टेंट है, गलत है। संवेग घटाने के लिए नहीं, नियत चाल से है, नहीं होगा। दिशा चेंज करने के लिए तो सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान बल की आवश्यकता नहीं होगी, तो बल की आवश्यकता हमें दिशा परिवर्तित करने के लिए तो होगी, यानी मतलब इसके लिए चाहिए। संवेग घटाना है तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। चाल बढ़ानी है या चाल घटानी है तो फोर्स चाहिए, पर क्वेश्चन कह रहा फोर्स हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है हमें फोर्स इनमें से किस घटना के लिए नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो इसे एक समान वेग से चलाने के लिए। क्यों? बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो कंटिन्यू जाती रहेगी, क्योंकि वो मोशन में, क्योंकि वो मोशन में है। डी इज द करेक्ट। कण अपने जड़त्व के कारण एक समान गति करता रहेगा, बताइए। When a bus suddenly take a turn, the passenger are thrown outward because, जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों को बाहर की ओर क्या करना है? धक्का लगता है। इसका मूल कारण क्या है? तो यात्रियों को बाहर की तरफ धक्का लगना या अंदर की तरफ धक्का लगना, ये सब जो धक्के लगते हैं ये इनर्शिया के कारण लगते हैं। किसके कारण? ये सब जड़त्व के कारण धक्के लगते हैं। तो राइट आंसर ए, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ द मोशन। गति की चाल नियत भी हो सकती है, उसमें ये नहीं है। गति का त्वरण, उसमें धक्के लगने का कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट आंसर है इनर्शिया। अब देखो, द ग्रेवल्स आर ड्रॉप ऑन द कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ द 0.5 kg per second. द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इन द न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग इन द 2 मीटर पर सेकेंड, बताइए। यस, एक कन्वेयर बेल्ट पर पत्थर के टुकड़े इतनी दर से क्या हो रहे, गिर रहे हैं, तो बेल्ट का वेग 2 मीटर पर सेकंड रखना है, तो न्यूटन में बल कितना होगा, फोर्स कितना होगा। वेरी गुड, क्या बात है। कैसे किया? F इज इक्वल्स टू यू डी एम बाई डी टी। बोलो पगलो बोलो, यस, हेलो हेलो हेलो। ये 2 है और ये रेट कितना दिया हुआ, 0.5 kg पर सेकंड, मतलब पूरा ही इतना ही है। ये 10 हो गया, पॉइंट हटाया मैंने, तो बचीड़ 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 क्या आ गया, 1। तो राइट आंसर है A 1, ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। गॉट इट? आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि F इक्वल्स टू यू डी एम बाई डी टी 2 इंटू 0.5 1 न्यूटन। वेल वेल वेल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए जरा क्या होगा। If a force on the rocket having the exhaust velocity of 300 meter per second is 21010 Newton, the rate of the combustion of the fuel, एक रॉकेट जो कि 300 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है, उस पर 210 न्यूटन का बल क्रियाशील है, ईंधन के जलने की दर बतानी। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो वही सेम टू सेम, F इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी, दोनों में कॉमन फॉर्मूला। तो 210 का तो फोर्स है, वेलोसिटी कितनी है 300, मुझे ये निकालना है डी एम बाई डी टी। तो इसको मैं कहाँ भेज दूं? जा काजल जी ले तेरी जिंदगी नीचे। तो 210 बट्टे 300 कितना आएगा? कितना आएगा देख सकते हैं आप, 210 बट्टे 300 हमारे पास फाइनली देगा 0.7 kg सेकेंड। तो राइट आंसर है हमारा ए। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, यस लिफ्ट वाला क्वेश्चन अभी लिफ्ट पढ़ाया नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आप सब्र करें। लिफ्ट के क्वेश्चन अभी अपन करने वाले हैं। हाँ, ये लिफ्ट के क्वेश्चन अब होंगे। ये भी लिफ्ट ने तार टूट जाएगा तो क्या होगा बताएंगे। ये बताइए, अ रॉकेट इज इजेक्टिंग 50 ग्राम ऑफ द गैसेज पर सेकंड एट द स्पीड ऑफ इतना, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट विल बी। एक रॉकेट 500 मीटर पर सेकंड चाल से इतनी गैसें उत्सर्जित कर रहा है, तो बल कितना होगा? त्वरक बल। त्वरक बल का मतलब है मित्रों जो इसको मोशन दे रहा है आगे, वो बात हो रही है त्वरक बल। तो सिंपल F बराबर यू डी एम बाई डी टी। तो U हो जाएगा मेरे पास 500, डी एम बाई डी टी अब देखो कितना दिया हुआ है, ये 50 ग्राम है, और हमें क्या चाहिए? प्रति सेकंड बोला है। तो मैं कैसे करूंगा? मतलब 50 ग्राम गैसें उत्सर्जित कर रहा है, तो रॉकेट पर हमें प्रति सेकंड बोला हुआ है, ठीक है ओके। तो ये 50 ग्राम है मित्रों, तो इसको मैं केजी में बदलूंगा 10 की पावर -3 से। कितना मिल जाएगा मुझे देखो, तो मैं कहूंगा 500 इंटू 50 10 की घात -3, कितना हो गया? भचीड़ 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 भचीड़, 5 इंटू 5 25 न्यूटन। बताइए फ्रेंड, क्या इतने क्वेश्चन क्लियर हुए? जो हमने पढ़े उसी के ऊपर हमने प्रश्न भी किए। आशा करता हूं आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा ही लगा होगा, आप इसको शेयर करें, और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, आज की सभा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट कड़ी के अंदर विशेष नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।